आने वाले समय में जो भी थीम मार्केट में उस समय इकोनॉमी से अलाइन होके बेहतर करने की क्षमता रखती है, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ के देशों में ऐसा क्या हुआ, तो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ा है। आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है। ई कॉमर्स, फूड कॉमर्स, ये सारी चीज़ें उसको आसान बना रही है। हम देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो हाइब्रिड व्हीकल्स, यहाँ पे अलग ही एक सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। और हमने देखा कि जब ऐसा हुआ तो अगले 10 से 15 सालों में अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाह रहे। आने वाले 2, 3, 5, 10, शायद 15, 20 साल तक हमारे देश में कंजम्पशन का बहुत बड़ा बूम आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और फंडनामा के इस एपिसोड में आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल एएमसी के नेशनल हेड रिटेल सेल्स मिस्टर रितेश पाठक। रितेश पाठक जी काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो उनसे आज हम समझेंगे कि कंजम्पशन थीम की क्या इम्पोर्टेंस है पोर्टफोलियो में। और क्योंकि मोतीलाल ओसवाल एएमसी भी कंजम्पशन फंड का एनएफओ लेकर आ रही है, तो उसके बारे में भी उनसे समझेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल करना चाहिए और किस तरह से ये फंड मैनेज होगा, उनकी क्या विशेषताएं होंगी। इन सब बातों पर हम रितेश जी से आज चर्चा करेंगे। रितेश भाई नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच पंकज जी। रितेश जी, जैसे मैंने कहा कि एक तो म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और पहले बात होती है डाइवर्सिफाइड फंड्स की, और आप भी एग्री करेंगे कि इन्वेस्टर्स को शुरुआत तो वहीं से करनी चाहिए। लेकिन एक पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड की आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? तो पंकज जी, थीमेटिक फंड जो होते हैं वो आपको मौका देते हैं उस समय आने वाले समय में जो भी थीम मार्केट में उस समय इकोनॉमी से अलाइन होके बेहतर करने की क्षमता रखती है। तो अगर निवेशक उस थीम को, सही थीम में निवेश करते हैं, तो उनका जो वेल्थ क्रिएशन है वो थोड़ा और बेहतर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि सन 2000 के आसपास किसी ने अगर आईटी फंड में निवेश किया होता या बैंकिंग फंड में निवेश किया होता, तो अगले 1 या 2 दशकों में वो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में जो इकोनॉमी की रूपरेखा बन रही है उसके मुताबिक जो भी क्षेत्र अच्छा करने वाले हैं और उन थीमेटिक फंड्स में निवेश किया गया, तो क्लाइंट्स को डिवर्सिफिकेशन तो मिलता ही है, और साथ ही साथ उनको उस क्षेत्र में जो ग्रोथ है उसमें भी पार्टिसिपेशन मिल जाता है। रितेश भाई, आप कह रहे हैं कि थीमेटिक फंड्स में पोटेंशियल होता है कि ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके जी। लेकिन यदि हम बात करें स्पेशली, वैसे तो आपके पास कई थीम्स हैं, लेकिन हम बात करें कंजम्पशन थीम की, तो ये थीम क्यों इंपॉर्टेंट है और इस वक्त पर खास तौर पर क्यों इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है? तो पंकज जी, आप देखिए कि अभी सितारे मिल रहे हैं। सितारे मिलने का मतलब है, आप देखिए पिछले साल जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक तोहफा दिया हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे देश की जनता को। उन्होंने बोला 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स माफ हो गया, उसमें 30,000 तक का रिबेट मिला, करीब 1 लाख तक का कंज्यूमर को बूस्ट मिला इनकम का उसमें। उसके बाद जीएसटी का, जस्ट हम जब बात करें 2 दिन पहले की बात है, तो जीएसटी में भी रिपीट किए गए हैं। उसके अनुसार अब फिर एक कंज्यूमर के लिए फायदा होगा, क्योंकि उनके हाथ में कम प्राइस पे करना होगा जब वो किसी चीज़ को खरीदते हैं। तो देखा जाए कि एक बहुत बड़े कदम हुए हैं जिन्होंने एक कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ा दी है। निवेशक और जो कंज्यूमर के हाथों में और पैसा आ गया है। अब इस साथ एक तीसरा भी चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है, हमारे देखना होगा कि हमारे देश में अब पहले के मुताबिक अब देखिए इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। इंटरेस्ट रेट पिछले 1 साल में रेपो रेट होता है 6.5% का, अब 5.5% हो गया। मतलब है एक इन्वेस्टर की जो उसको एक एक्सपेंस देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो उसको अफोर्डेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ऐसा सारी चीज़ें। और जब ये हो रहा है, साथ ही साथ आप यही देखिए कि हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो $2800 के इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ के देशों में
ऐसा क्या हुआ, तो चाइना हो गया या यूएस हो गया, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत बड़ा कंज्यूमर का कंजम्पशन का बूम आया। क्योंकि जब रोटी कपड़ा से आगे हम ज़रूरत देखते हैं और पैसा किसी के हाथों में आता है तो वो दूसरी ज़रूरतों पे खर्च करता है, और वो अब हमको कंजम्पशन में दिखाई दे रहा है। तो सितारे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट के स्टेप्स बहुत पॉजिटिव हो गए। जो हमारी देश की जनता है, तो डेमोग्राफी है, 29 साल की एवरेज एज है, हमारा वर्किंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ा है। तो लोग नए नए लोग वर्किंग फोर्स में आ रहे हैं और वो खर्चा कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे बात की कि आपके हाथों में आपकी इनकम बढ़ रही है। तो ये सारे सितारों का मिलन कंजम्पशन के लिए भी आने वाले समय बहुत बड़ा लग रहा है। क्षेत्र बहुत अच्छे और तेज़ी से बढ़ेगा। तो रितेश जी, आप कह रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, और दूसरा क्योंकि इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, जीएसटी के रेट्स रिवाइज हुए जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सस्ती होने की उम्मीद है, इनकम टैक्स में छूट बढ़ गई जिसकी वजह से हाथ में पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। पर इसके अलावा एक चीज़ और भी है, आप हालांकि आपने कहा कि डेमोग्राफी जो है उसके हिसाब से भी कंजम्पशन में बूस्ट मिलेगा, पर हमने एक चीज़ और देखी है कि पहले टाइम पर जिस हिसाब से आप लिस्ट बना के चीज़ें खरीदते थे, वहाँ से लेकर आज ऐसा हो गया कि आप जाते हो एक सुपरमार्केट में बिस्किट का पैकेट लेने के लिए और 4-5 चीज़ें और लेकर आ जाते हो। और शायद उससे आगे और बात करें तो जो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो इससे आप कैसे देखते हैं? इससे भी क्या ऐसा लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ सकता है? विशेष तौर पर तब जब हाथ में पैसा है और लोग अपने रोटी कपड़ा मकान के अलावा शौक भी पूरा करना चाहते हैं। पंकज जी, ये हमारे सामने हो रहा है। आप सोचिए कि आज हमारे सिर्फ टियर 1 शहरों में ही नहीं, टियर 2 और टियर 3 में भी आप देखेंगे कि आज जब व्यक्ति अपने घर शाम को वापस जाता है और उसको लगता है कि वो थका है, मांदा है, तो मन करता है कि चलो मैं एक चीज़ आइसक्रीम खाता हूँ, पर मुझे घर पे ही रहना है। वो जाता है, ऐप में कोई बटन दबाता है, घर पे सामान आ जाता है। अभी जैसे मैं अपने खुद का भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम देखें आजकल घरों में अगर आप कोई सब्जी बन रही है, वो सामान बन रहा है, कोई एक चीज़ आपके उस सामान कमी है, आप एक कुछ बटन दबाते हो और 10 मिनट में आपको वो चीज़ आपके शामिल हो जाती है। आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है। ई कॉमर्स, फूड कॉमर्स, ये सारी चीज़ें उसको आसान बना रही है। अब आप देखेंगे उस समय में कि हमको शायद मोबाइल्स, गैजेट्स, ये भी हमको घर पे शायद 1 घंटे और आधे घंटे में हमारे घरों पे मिल जाया करेगी। तो ये जो कंजम्पशन बूस्ट आ रहा है कि अब आप घर बैठे हुए ऑर्डर कर सकते हो, तो इंसान के पास एक यंत्र है जिसके थ्रू ऑर्डर हो जाता है सारी चीज़ों का। अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, जैसा आपने बोला। तो इस कारण से देख रहे हैं कि टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में, और टियर 2, 3 में तो और ज़ोर से अभी बहुत सारी सेल्स भी लग गई है क्योंकि फेस्टिविटी का माहौल आ रहा है। तो मैं डेटा देख रहा था कि कंजम्पशन के कुछ नंबर 2-3 दिन के दिख रहे थे, चाहे वो कार सेल्स के थे और फिर कुछ चीज़ों के दिख रहे थे। तो बहुत तेज़ी से कंजम्पशन का ग्रोथ अभी इसके कारण आ गया है। और आने वाले समय में लग रहा है कि ई कॉमर्स, फूड कॉमर्स और ये जितने भी नए-नए अब डिजिटल स्पेसेस खड़े हो रहे हैं, ये कंजम्पशन को और बहुतायत में बढ़ाने वाले हैं। ओके। नहीं, सही बात है। जिस हिसाब से मतलब देखा जा रहा है कि अब जो एग्जांपल आप दे रहे थे कि तुरंत आपको क्विक कॉमर्स के ज़रिए चीज़ें मिल जाती हैं। शायद खाना बनाते-बनाते याद आया कि भई कोई मसाला छूट गया है, नहीं है, तो शायद उतनी देर में वो भी बिल्कुल, पहुँच जाएगा। या बिल्कुल। अभी भी देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप ऑर्डर देते हैं और 10 मिनट में या उससे भी कम समय में चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये तो ठीक है कि कंजम्पशन बढ़ता रहेगा और पैसा भी लोगों के हाथ में ज़्यादा बच रहा है। पर अगर हम बात करें शहरों की और छोटे शहरों की और गाँव की, क्योंकि आप ट्रैवल बहुत करते हैं, तो पर्सनली क्या आपने ऐसा देखा है कि छोटे शहरों के जो लोग हैं, अब वो भी ऑनलाइन सामान मंगाना, या फिर जैसा होता था ना पहले कि ये तो बॉम्बे का फैशन है, ये तो मुंबई में लोग बाय करते हैं या चीज़ें रखते हैं। तो छोटी जगहों में, छोटे शहरों में भी क्या उस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है आपको पर्सनली? एक्चुअली पंकज जी, ज़्यादा दिख रहा है वो। तो जैसे आप देखिए, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ काम के कारण। तो चाहे आप मध्य भारत देख लीजिए, उत्तर भारत देख लीजिए, दक्षिण भारत देख लीजिए, ये दिख रहा है कि वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और मज़े की बात ये है इन सारी चीज़ों में कि अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अब सारे वर्ग के लोग, तो रूरल में आप देखेंगे ना कि फूड से ज़्यादा अब डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो रहा है। अच्छा। तो लोग जो है
अभी जो आपने बोला कि रोटी कपड़ा के आगे अब लोग के पास पैसा बच रहा है और वो पैसे को इन तरफ चीज़ों पे यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेंड जो है सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, उल्टा छोटे शहरों में ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे आप देखें कि मैं मध्य भारत से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, तो मैं देख के आश्चर्यचकित था कि मैं कुछ समय पहले घर गया था और मैंने देखा कि सब लोग खाना जो है सब बाहर से ये ई-कॉमर्स, फूड कॉमर्स तरीके ही पूरे से आ रहा है। और आप किसी भी चीज़ को आज आप मुंबई में बैठ के आप एक ओरिजिनल मैसूर पाक आप साउथ का खा सकते हैं, या फिर मान आपको बंगाली फूड का शौक है तो वो फूड भी आपको आजकल मिल जाता है। आपको अगर मध्य प्रदेश के रतलामी सेव खाने हैं तो वो भी आपको ई-कॉमर्स इसके थ्रू मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों ने इस तरह का एक ऐसा पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, कि वो कोई भी चीज़ पूरे भारत में कहीं भी कंज्यूम कर सकते हैं। और इसलिए मतलब बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता और आप चेन्नई छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि बूम तो अभी टियर 2 और टियर 3 में ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना, कम खर्च करो, पैसा बचाओ, तो अब खर्चे पे तो कंट्रोल ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, तो कम से कम ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो कि लोग खर्चा करें या आप भी खर्चा करो, तो कुछ आपका इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा बन सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रितेश भाई, एक बात बताइए कि अभी कंजम्पशन फंड्स की हम बात करें तो पहले से भी काफ़ी फंड्स अवेलेबल हैं, और ऐसे में मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड ये कैसे थोड़ा अलग हो सकता है, क्या इसकी विशेषताएं होंगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो पंकज जी देखिए, कंजम्पशन बहुत बड़ा अपने आप में क्षेत्र होता है। तो आप देखेंगे तो तकरीबन निफ्टी 500 का 61% जो रेवेन्यू है ये कंजम्पशन कंपनियों से आते हैं। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है कंजम्पशन के, बहुत सारे अंदर सब थीम्स आते हैं। अब इसमें देखते हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसी थीम्स हैं जहाँ पे की ग्रोथ काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपने चर्चा की ई कॉमर्स साइट पे, हम देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो हाइब्रिड व्हीकल्स, यहाँ पे अलग ही एक सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। अब आप देखिए कि हमारे देश में एक और सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब वो होम अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, मान लीजिए वैसे। तो आप देखिए कि यहाँ पे आज हिंदुस्तान में अगर आप देखिए कि चाइना, थाईलैंड, मतलब यूएस छोड़ देते हैं, हम अपने आसपास के देशों को देखते हैं, मलेशिया। तो आपको एक डेटा देता हूँ कि हमारे देश में आज एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन सिर्फ 10% है, लेकिन जो चाइना में है 65%, थाईलैंड में 80%। तो कहीं तो स्कोप जो है आज हमारे एक घर में, अगर हाउस होल्ड में अगर 10% एसी ही है और लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, तो कौन नहीं चाहेगा कि एक अच्छा रेफ्रिजरेटर, अच्छा एयर कंडीशनर कोई अपने घर पे अफोर्ड करे, राइट। तो ये यहाँ पे जो सेगमेंट्स है, जो आपने बोला कि होम अप्लायंसेज हो गए, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, गैजेट्स आ जाते हैं, प्लस एक और सेगमेंट है, उसको हम बोलते हैं लग्जरी सेगमेंट। लग्जरी सेगमेंट में पंकज जी, अब डेटा आप देखिए कि पिछले 5 सालों में 2020 से 2025 के बीच में जो अनऑर्गेनाइज ज्वेलरी थी वो छोटी हो गई है, और ऑर्गेनाइज ज्वेलरी 32 से 43% हो गई। मतलब लोग, जैसा आपने बोला कि आजकल की यूथ का जो फ्लेवर भी अलग हो गया है, तो वो प्रेफर क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रांडेड ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट बहुत बड़ा होता जा रहा है, राइट। अब इसी में एक और चीज़ आप हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा सेगमेंट, जो चाहे आप में बोल दीजिए ज्वेलरी बताया, जैसे मैंने आपको, ये सेगमेंट हो गया। अब आप देखिए कि इस समय लोग एयर ट्रैवल बढ़ गया, ठीक है, तो लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं। आज आप ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रैवल करता हूँ। एक होटल की कीमत साल दर साल बढ़ती जा रही है, और अब एक रात का किराया देख लीजिए। तो ये जो पूरा एक ट्रेंड आया है, स्टेकेशन बोलते हैं, अपने शहर में आप 2 दिन के लिए रात को रुक जाते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ट्रैवल बढ़ गया है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है आपका, तो ये लेजर, लग्जरी और ये जो डिस्क्रिशनरी, जो कंज्यूमर आपने ड्यूरेबल जो अप्लायंसेस वाला क्षेत्र बताया, तो ये सारा क्षेत्र की जो ग्रोथ है ये काफ़ी बहुत बेहतर हो रही है। और आप देखिएगा अगर सिंपल फूड वाले क्षेत्र आप जैसे देखिएगा वहाँ से, और यहाँ पे जो ग्रोथ है, हम कोशिश कर रहे हैं इस फंड में कि हम ऐसा फंड बनाए जो इस क्षेत्र की ग्रोथ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा हायर ग्रोथ वाली फ्यूचर में कंपनी होगी, हमारा एम है कि हम उन कंपनियों को इस फंड में निवेश कर सके और एक फोकस पोर्टफोलियो क्लाइंट को दे,
एक ट्रू टू द लेबल जो कंजम्पशन की थीम को पूर्ण तरह से कैप्चर करे और इसके तहत एक क्लाइंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे ओवर नेक्स्ट टू 3 to 5 ईयर्स। तो मोटा मोटा हम ये एम कर रहे हैं इसके ऊपर। और हमारा एक और थॉट है इसके पीछे कि हम हमारे आप पुराने फंड जो अभी भी हम थीमेटिक में देखेंगे, आप देखिए सारे फंड से हमारे जो एक्टिव रेशियो है थोड़े हाई है। आप देखेंगे तो 80 से 90% में एक्टिव रेशियो होते हैं। मतलब हम इंडेक्स को पूर्ण तरह से नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि जो भी कंपनी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बेहतर ग्रोथ कर रही होगी, हमारा निवेश उन कंपनी की तरफ ज़्यादा होता है। और हम जो निवेश और जिन कंपनी का ग्रोथ मान लीजिए कम है या उनका प्रॉफिट गिर रहा है या नेगेटिव जा रहा है, हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और इसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया हुआ है QGLP का। इसके तहत हम लोग ग्रोथ वाली कंपनी को फिल्टर करते हैं, फिर उनका क्वालिटी चेक करते हैं कि क्या उनका ROC क्या है, ROE क्या है, आने वाले समय में कंपनी के प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर वो प्राइस एक हमको लगता है रीजनेबल है और फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है, तो हमारी फिल्ट्रेशन में आके हम उसको निवेश करें। तो ये हमारा फिलॉसफी है और इस तरह हम इसमें निवेश का हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कुछ क्लाइंट को अलग प्रोडक्ट देने की। हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ। हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ वो आपकी फिलॉसफी है डेफिनेटली। आपने भी जो डिस्कशन किया बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ मुझे ध्यान में आई। एक बात तो ये है, हम जो बात कर रहे थे कि जैसे अपने एग्जांपल दिया AC का, कि अभी बहुत स्कोप है कि इसमें डिमांड बहुत बढ़ सकती है क्योंकि अभी जो पेनिट्रेशन है बहुत कम है। पर मैं देखता हूँ एक चीज़ आजकल ना, लोगों को चीज़ें टाइम समय समय पर बदलने की भी आदत है, तो अपग्रेड करने की कहेंगे हम लोग। कि पहले एक होता था कि कार होनी चाहिए, पर कार है पर अब मुझे अपग्रेड करनी है, या फ़ोन है अब मुझे अपग्रेड करना है। जैसे एक नया फ़ोन आता है, पहले से फ़ोन है अच्छा है, 1 साल पहले बाय किया था, बट अभी उसका दूसरा वर्जन आया है तो आपको फिर से बाय करना है। तो इस तरह से भी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। बट मेरा सवाल जो आपसे अभी है वो इसको लेकर है कि जैसे हम बात करते हैं थीमेटिक फंड्स की, तो अक्सर मन में एक बात आती है, पहले तो सेक्टर की बात होती है, तो एक सेक्टर है तो उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है कि नैरो मैंडेट है, काफ़ी सेक्टर रोटेट होते रहते हैं। थीम में फिर भी देखा जाता है कि एक से ज़्यादा सेक्टर्स होते हैं, बट स्पेशली हम बात करें कि यदि हम कंजम्पशन थीम की, तो यहाँ पर आपने बोला कि FMCG भी है, होम अप्लायंसेज, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो भी होंगे, फिर ट्रैवल से रिलेटेड कंपनीज हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल यहाँ पर हो सकता है, और उसमें भी हम बात करें अगर ट्रैवल में, चाहे वो रेलवे हो या फिर एविएशन सेक्टर हो, सभी कुछ यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, इस तरह की कंपनीज भी इसका पार्ट हो सकती हैं। तो यानी कि जो एक मन में रहता है हमेशा कि एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है थीमेटिक फंड में, इस फंड की हम बात करें, इस थीम की बात करें, तो शायद ये एक लॉन्ग टर्म थीम हो सकती है आपके पोर्टफोलियो में। जी। तो पंकज जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। तो इसका अगर हम थोड़ा सा ना पीछे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो कौन सा देश रहा है और वहाँ पे इस तरह की थीम कैसी चली है। बिल्कुल। तो सबसे निकट हमारा पड़ोसी है चाइना। देखिए 2006 में चाइना में पर कैपिटा इनकम थी $2,700-800, जो हमारी आज है। तो देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है, तो हम भी बस पर कैपिटा पे आ गए। अगले 5 सालों में, तो 2011 में अगर आप देखेंगे चाइना का पर कैपिटा हो गया था $5,500। ओके। अब हमारे यहाँ माना जा रहा है कि 2031 में हम भी $5,300 के आसपास पहुँच जाएंगे। अब देखा ये गया है कि जब चाइना में ये जो पूरा पर कैपिटा बढ़ा, उस समय उसकी वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो भी बढ़ रही थी। आज इंडिया चाइना से ज़्यादा तेज बड़ा हो गया वर्किंग पॉपुलेशन। तो इस बीच में क्या हुआ, एयर ट्रैवल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, और सारे क्षेत्रों का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से 20 गुना 30 गुना बढ़ा, राइट। और हमने देखा कि जब ऐसा हुआ तो अगले 10 से 15 सालों में बहुत बड़ा इस क्षेत्र में जिन्होंने निवेश किया था उनको जो वेल्थ क्रिएशन हुआ बहुत बढ़िया हुआ। अब हमारे देश की बात करें तो हमारी जनता जो है आज इंडिया में मीडियन एज है 28.5 साल की, 29 साल की। दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे पास। मतलब हर साल हमारे देश में एक नया वर्कफोर्स आ रहा है, और वो वर्कफोर्स जो आपने जैसे बोला, और वो इंटरेस्टेड है एक्सपीरियंस में, वो इंटरेस्टेड है एस्पिरेशनल लाइफ। तो जैसे मुझे ख्याल आ रहा, 3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में देख रहा था, तो एक फ़ोन कुछ लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था, जी, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ऐसा कि आप किसी वड़ा पाव की दुकान में भीड़ लगी हो, बहुत सस्ते में मिल रहा हो, तो ऐसा लग रहा था। तो प्रीमियम कंजम्पशन
अब एक्चुअली अफोर्डेबल होता जा रहा है लोगों के लिए। एक ज़माना था कि एयर कंडीशन वॉज लग्जरी, बट आज आप देखिए युवा से बात करें तो आप लगे भाई ये तो हाइजीन है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, रेफ्रिजरेटर हाइजीन है। और जो आपने पॉइंट बोला उसमें कि एक अपग्रेडेशन चल रहा है, तो अब आप देखिए हर 3 साल में 2 साल में एक फ़ोन का नया मॉडल आ जाता सही बात है। है। और लोग जो है जनरली क्या करते हैं, पुराना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, नया फ़ोन ले लेते हैं। ठीक उसी तरीके से एक पहले एलसीडी आते थे टीवी, फिर एलईडी आने लगे, अब नए अब तो अल्ट्रा एचके और पता नहीं अब नए नए मॉडल। तो हर 2-3 साल में इन्हें नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। आप देखिए मुंबई शहर में आज एक 25 साल का युवा, आप उसको पूछोगे कि भाई तुम्हें अभी अ, तुम्हारा एस्पिरेशन क्या है, तो ये नहीं बोलेगा घर मुझे खरीदना है, वो पंकज जी बोलेगा कि मुझे यूरोप ट्रैवल करना है, बिल्कुल सही मुझे कह रहे हैं यूएस आप। ट्रैवल करना है। हम्म, तो अब जो है लोग एक्सपीरियंस सीकर हो रहे हैं, एस्पिरेशंस हाई हो गए, और ये जो कंजम्पशन को बूम कर रहा है। एक और डेटा आपको देता हूँ, इंडिया में आज क्रेडिट कार्ड सिर्फ 3% है अगर आप देखिएगा यूजेस, लेकिन हमारे जो बाहर के देश है उसमें बहुत यूज़ होता है, राइट। अब इंडिया में लेकिन 5 साल से हर साल ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशुएंस हो रहा है। तो जब एक क्रेडिट इंश्योरेंस बढ़ रहा है, और क्रेडिट कार्ड लोग क्या करते हैं, खर्चे के लिए यूज़ करते हैं, लीवरेज होते हैं। यूएस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, किस तरह लीवरेज हो रहा है। अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो पर्सनल लोन कंपनीज है उनके लोन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग लोन्स ले रहे हैं लोअर इंटरेस्ट रेट में। तो ये जो पूरा एक हमारा आसपास एक इकोनॉमी में बदलाव आ रहा है, जहाँ पे लोग लोन्स लेके खर्चा कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेके खर्चा कर रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी गवर्नमेंट के उस स्टेप्स से उनके हाथों में बढ़ गई है, जीएसटी का टैक्सेशन जैसा हमने बात बोली थी उससे बढ़ गई। ये सब इशारा कर रहा है कि आने वाले 2, 3, 5, 10 शायद 15-20 साल तक हमारे देश में कंजम्पशन का बहुत बड़ा बूम आएगा। लेकिन ये बूम हमें देखना है कि किस तरफ ज़्यादा होगा, कि वो शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज़्यादा होगा, कि वो पेपर्स में ज़्यादा होगा। तो हमें देखना है कि जो कंपनी इसका सबसे बेहतर फ़ायदा उठा सकती है, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने अच्छे कामों के थ्रू अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेहतर फ़ायदा मिल सकता है कंजम्पशन थीम में लंबे समय में रह के। और जितने भी क्षेत्रों के आपने नाम लिए तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। हम एक ऑटो में हम खरीद सकते हैं, ईवी भी ले सकते हैं, हम हाइब्रिड भी ले सकते हैं, हम एक पर्सनल लोन से एक एनबीएफसी को भी देख सकते हैं, हम जैसा आपने बोला लग्जरी को भी सेगमेंट देख सकते हैं, लेजर कंपनी देख सकते हैं, हम लोग इवन फॉर दैट मैटर हम लोग हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, क्योंकि आज वहाँ पर भी एक्सपीरियंस सेंटर हो गया है। बिल्कुल, वो भी तो आप देखिए पिछले 5 सालों में आप एक ऐसा सेगमेंट है जो लग्जरी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो आज हमारे जीवन की सारी दिशाओं में आप देखिए लग्जरी कहीं न कहीं छुपा हुआ है, और लोग उसका आप बोल सकते हैं भोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और ये टीम जो है एक्चुअली बहुत बढ़िया टीम है हमारे देश की, जो ग्रोथ को देखते हुए तो पूरा से कैप्चर करेगी इसको। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें एक सेक्टर नहीं देखा जाए तो मतलब हेल्थ केयर सेक्टर भी हो गया उस तरह जी, से, एविएशन भी है, रेलवे भी है, बाकी एफएमसीजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें एक थीम में आ सकती हैं। जी, जी। एक बात अभी आप जो बोल रहे थे कि अभी जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कुछ चीज़ों में लिखा होता था दादा ले पोता बढ़ते, है ना? कि मतलब आप ये लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि ये बहुत इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत लंबी है। जी, अभी शायद लोग पसंद नहीं करते कि मैं एक कोई सामान लूँ और वो बहुत साल तक मेरे पास में वही रहे। तो बहुत जल्दी-जल्दी उसको चेंज करके नया आना चाहिए। जी, जो सोच में अंतर आया है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंजम्पशन बढ़ाने के पीछे। और आपने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जी, फ़ोन की लाइन में लगकर जो एक टाइम पर पता नहीं, आप तो ख़ैर अ, मेरे से फिर भी छोटे हैं, जी, जी, जो मैं जानता हूँ, लेकिन हमने तो देखा, और मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, कि एक टाइम था जब राशन की दुकान में मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल लेने के लिए लोग खड़े होते जी, थे, जी, मजबूरी थी, जी, और जी, आज शौक पूरा करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत बदलाव तो आया है पंकज जी आपने डेफ़िनेटली। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, तो मैं 2-3 आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे ज़हन में आ रहा है आपसे बात करते-करते। हाँ, मुझे याद है जब मैं स्कूल में होता था, हुँ, तो मैं मूवी देखने के लिए लंबी लाइन लगी होती थी। बिल्कुल। 50, 100, 150 लोग की लाइन, और हम इस सोच में खड़े हो जाते थे कि शायद मुझे भी टिकट और नहीं मिलता था। हाँ, नहीं मिलता था। टिकट ब्लैक भी होते थे वो टाइम और पर, बहुत बार है ऐसा हुआ ना? है कि खिड़की आपके पास पहुँचती बंद हो जाती थी। बिल्कुल, पर बिल्कुल। आज आप 2 क्लिक करते हैं और आपको टिकट मिल जाता है। मिल जाता है। आज आप पहले आप जाते थे, अपने मोहल्ले में ढूँढते थे कि कोई भई
एक प्लम्बर मिल जाए, कोई बिजली वाला मिल जाए तो घर में तकलीफ है। आज आप ऐप में 2 बटन दबाते हैं, कोई भी सर्विस मिल जाती है। इवन अब तो ऐसी सर्विस भी आ गई है जहां पर मतलब आपको कुक चाहिए टेम्परेरी, ड्राइवर चाहिए टेम्परेरी, या घर में मतलब साफ सफाई के लिए टेम्परेरी कोई हेल्प चाहिए, वो सब भी आप ऑनलाइन सर्विस। पंकज जी, एक चीज और आपको इसमें ऐड करता हूँ, उसमें बहुत बड़ी थीम हमने शायद बात नहीं की। इसमें एक थीम है जो वो है आपकी अपैरल की थीम। ओके, राइट। पहले होता था कि होली दिवाली में लोग नए कपड़े खरीदते थे। आपने रिलेट करेंगे आप पहले जमाने में कि होली दिवाली में नए कपड़े बर्थडे में खरीदे जाते थे। राइट। अब आप देखिए, आज ये ऐसा सेगमेंट हो गया है कि लोग हर 3 से 6 महीने में आप कपड़े अपने बदल रहे हैं। राइट। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे सेगमेंट बना दिए कि आप 3-3, 6-6 महीने में आप उसको चेंज करते रहिए। तो और उसमें भी आपको मल्टीपल, एक लग्जरी ब्रांड्स है, एक आपके नॉर्मल ब्रांड्स है, और एक आपके थोड़े से लो कॉस्ट ब्रांड्स। तो ये क्षेत्र जो है स्पेशली, ये भी बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। बिल्कुल। और अब पास में देखिए तो बहुत सारे कंजम्पशन की कुछ कंपनियां इस क्षेत्र से आके काफ़ी अच्छा भी कर रही है। तो ये एक्चुअली सभी हमारे दिन दिनचर्या के सारे क्षेत्रों को कवर करता है। बिल्कुल। एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें निकल रही हैं। हालांकि हम शायद जो फंड की बात कर रहे थे उससे आगे की, और मुझे याद है कि एक टाइम पर एक घड़ी होना एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी बात थी। आज आप क्या कर रहे हैं, है ना, उस हिसाब से आप घड़ी भी अपनी मतलब रिस्ट वॉच भी बदलते हैं कि आप फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कि आप स्पोर्ट्स के लिए कौन सी वॉच पहननी है, और आपको कैजुअल में कौन सी वॉच पहननी है। तो एक व्यक्ति के पास मतलब मल्टीपल वॉचेस हैं, तो देखिए कितनी चीजें बदल चुकी हैं डेफिनेटली। बट चलिए आते हैं वापस फंड पर। तो डिमांड की तो हमने बात की कि बहुत बढ़िया डिमांड है और आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। अब क्या हर इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा हो जिन्हें करना चाहिए? हालांकि यदि हम बात करें कि डाइवर्सिफाइड फंड के बाद कंजम्पशन थीम एक ऐसी थीम लग रही है जो कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, पर फिर भी आप इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? तो पंकज जी देखिए, ये थीमेटिक फंड है, तो ऑफ कोर्स ये किसी भी कस्टमर का पहला फंड नहीं होना चाहिए। कि शुरू में जब पैसा निवेश करना शुरू करते हैं, स्पेशली शुरू के 2-3 फंड, तो आप डाइवर्सिफाइड ही लीजिए, जहाँ पे आपको मल्टी कैप जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे आपको सारे क्षेत्रों में आपको फंड मैनेजर निवेश कर सकता है जैसा उनको ठीक लगे उस समय के हिसाब से। लेकिन जब थीमेटिक फंड की बात करते हैं, और थीमेटिक में बात करें, जैसे हमने बोला कि वो थीम तो बहुत बड़ी है, बहुत डाइवर्सिफाइड है विद इन दैट थीम ओनली। तो मुझे लगता है जब आप थीमेटिक की बात करते हो, कंजम्पशन मेरे ख्याल से टॉप 1-2 ऐसे थीमेटिक फंड में बोलूँगा जो इन्वेस्टर्स ले सकते हैं शुरुआत करने के लिए थीमेटिक फंड में अगर पैसा लगाना है तो। क्योंकि इसमें इनको 2 फ़ायदे मिलेंगे। पहला, इनको बहुत सारे सब सेक्टर्स मिल जाते हैं, तो एक सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं है, तो वो थोड़ा रिस्क उनसे उनका डाइवर्सिफाई हो जाता है। और दूसरा मुझे लगता है कि एक और इसमें फ़ायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स को कि हमारे इकोनॉमी में अगले 5-10 सालों में कंजम्पशन एज अ थीम का ग्रोथ काफ़ी बेहतर लग रहा है, तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस थीम में। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं 21 साल से इंडस्ट्री में हूँ, पर मैंने देखा है कि जनरली इन्वेस्टर्स थीमेटिक फंड में जब पैसा काफ़ी बन जाता है तब एंटर करते हैं। जैसे मैंने देखा टेक्नोलॉजी फंड में ज़्यादा लोग 2015 के बाद आए, बैंकिंग में भी पिछले 5 साल में देख लो लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समय होता अगर वो शायद 15 साल पहले या 20 साल पहले इन फंड्स में आते, तो बहुत उनको अच्छा फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि भाई कंजम्पशन में हिंदुस्तान, हमारा देश बेहतर करेगा, लोग खर्चा कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसे में ये थीम मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया थीम है, और इन्वेस्टर को अपना थीमेटिक फंड चुनना है तो ये पहला थीमेटिक फंड हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए। इवन ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जिन्होंने निवेश किया भी है वो भी बढ़ा सकते हैं, अगर जो बातें आपने शुरुआत में कही जी कि एक मतलब मौका भी है, क्योंकि आपका बहुत सारे जो रेट रिवाइज हुए इनकम टैक्स का, और जीएसटी एग्जाम्पल दिया, इन्फ्लेशन कम है, इनकम बढ़ रही है, हाथ में पैसा बच रहा है, और दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन आ रहा है ना शुरू हो गया है, और उसके बाद भी जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो शायद ये वक्त ये भी हो सकता है, अगर आप इस बात को एग्री करें,
कि थोड़ा सा जिन्होंने इन्वेस्ट किया भी है वो भी और कंजम्पशन में थोड़ा सा इसको टॉप अप करने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको एक और ट्विस्ट भी देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर सरकार ने बोला है आपको थोड़ा सा रिबेट दे के आपकी मतलब आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है, मान लीजिए जो भी जिस भी व्यक्ति अफोर्डेबिलिटी है, आप या तो उसका एक चलिए गैजेट खरीद लीजिए या आप सोचिए कि उस पैसे को छोड़ के इस फंड में निवेश कर लीजिए। आपको दोनों कीजिए, थोड़ा खर्च कीजिए, तो आपको पूरे इस कंजम्पशन बूम का आप वो भी खरीदिए गैजेट भी, लेकिन उसका भाग भी बनिए ग्रोथ का। तो आपको फेस्टिविटी भी आप उठाइए गैजेट के थ्रू, और इस फंड में आप वेल्थ क्रिएशन फ्यूचर में कीजिए, तो वो भी बहुत बेहतर हो सकता है। जो खर्च किया है कुछ सालों में शायद वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उतना बढ़े, जितना आपने खर्च किया वो भी रिकवर हो जाए उसमें से। एब्सोल्युटली। और पंकज जी मुझे सबसे बेहतर एग्जांपल इसमें नजर आता है कि काफी लोगों ने वो देखा होगा, एक मैसेज चलता है कि अगर आपने 25 साल पहले अगर आइशन की बाइक ना खरीद के अगर आपने एग्जांपल अपने वो खरीद लिया होता, इनके शेयर खरीद लिए होते, जो रोल्स रॉयस होती। तो ठीक है, देखिए रितेश भाई मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का टाइम होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे को पूरा बचा लें और लाइफस्टाइल ना जिए या फिर खर्च ना करें। बट जो अभी आप बात कर रहे थे ना, ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा बचाया, थोड़ा खर्च किया। जो बचाया वो पैसा इतना बड़ा कि मैंने खर्च भी किया था, बिल्कुल, पर वो भी रिकवर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी नहीं कि खर्च बिल्कुल नहीं करना है, बट अच्छा लग रहा है कि मतलब मौका भी है इस वक्त पर करने का, और जिस हिसाब से पोटेंशियल दिखाई दे रहा है तो शायद भविष्य में इस तरह के फंड्स, और स्पेशली यदि हम बात करें मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड की, तो ये इन्वेस्टर्स को काफी पॉजिटिव एक एक्सपीरियंस दे। कोई और बात आप बताना चाहें इस फंड के बारे में? हालांकि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी शेयर किए और मैं भी आपकी बात सुन के काफी पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ, बट कोई और बात आप कहना चाहें कि निवेशक जिन्हें बहुत ज्यादा नहीं समझता है सेक्टर्स के बारे में, थीम्स के बारे में, तो ऐसे निवेशक इस तरह के फंड में कैसे शुरुआत करें, SIP करें कि लमसम करें या दोनों करें, इन सब बातों के ऊपर कोई आपकी विशेष टिप्पणी? तो पंकज जी मुझे लगता है पहली बात कि ये थीम ऐसी थीम है जिसमें हर कोई निवेश कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड थीम है। पहली चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टर को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी थीम है। अब भाई बात हुई कि इन्वेस्टमेंट का जरिया क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत पर्सनल डिसीजन होता है एक क्लाइंट का, एक इन्वेस्टर का। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो आप लमसम कीजिए, क्योंकि पैसा आप 1 साल 2 साल के लिए नहीं लगा रहे, आप पैसा 5 साल और लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, तो आपको वो ग्रोथ होगी। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स को उनको लगता है कि नहीं भाई थोड़ा सा आराम से ठहर के लगाना चाहिए, तो STP और SIP दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 25 साल का व्यक्ति है, उसको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी थीम है, लेकिन मुझे पास लमसम बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको 10 साल 15 साल के SIP भी करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। SIP के माध्यम से लंबे समय के निवेश के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा फ़ायदा हो जाता है कि जब आप STP और SIP करते हैं तो अगर मार्केट में इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे करता है, उसकी चाल होती है, राइट। तो ऐसे में अगर आप SIP कर रहे हैं, और SIP में बोलता हूँ कि जब मार्केट गिरता है तो खुशी होने का समय कि आपको यूनिट्स आपके बढ़ जाते हैं, और जब मार्केट जाता है तो उन्हीं यूनिट्स की कीमत फिर बढ़ जाती है, तो आपको फायदा मिलता है। तो आपके यूनिट एक्यूमुलेशन आपका मेन मोटो होता है। तो अगर SIP के माध्यम से आप देखिए लंबे समय, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा फंड है SIP के लिए। और इन्वेस्टर लमसम SIP दोनों देख सकते हैं, अपने जो एडवाइज़र उनसे संपर्क करके उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि राइट तरीका उनके हिसाब से क्या सही होगा। बट दोनों ही अच्छे तरीके हैं। अगर आप थोड़ा सा ठहर के लंबा समय तक निवेश करना चाहते हो, SIP बहुत बढ़िया है। या फिर लमसम अगर आपके पास, अगर अभी आपके पास वो है पैसा इनमें निवेश के लिए, तो आप कर सकते हैं लमसम। पैसा उसे लमसम में कर दीजिए, बाद में टॉपअप कीजिए, उसमें SIP चालू रखिए, है ना। तो अभी का जो मौका दिखाई दे रहा है उसका भी फायदा मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी जिस हिसाब से कंजम्पशन थीम का पोटेंशियल हम देख रहे हैं तो शायद इसका मौका मिले। बाकी तो इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें इस थीम में करना है, और करना है तो किस तरह से करना है। लेकिन आपने जो भी बताया और जो हमने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जहां पर पोटेंशियल बढ़ेगा, उतार चढ़ाव की संभावना तो पूरे इक्विटी में रहती ही है, और वो एक उसका नेचर है, इनहेरेंट नेचर है। लेकिन अगर हम बात करें थीमेटिक फंड्स की, तो वहाँ पर
थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट लंबे वक्त के हिसाब से बात की जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर पोटेंशियल हो बहुत सकता ज़्यादा है। जी जी। तो रितेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई, और NFO 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ओपन है। हालांकि ये ओपन एंडेड स्कीम है, NFO के दौरान भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और उसके बाद में फिर से स्कीम कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन के लिए ओपन हो जाएगी, तब भी इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड को शामिल करने के बारे में निवेश नहीं किया है तो शुरुआत कर सकते हैं। ऑलरेडी ये आपने कंजम्पशन थीम में किया हुआ है, बढ़ाना चाहते हैं तो उस बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी थीम है। और रितेश जी, आपने समय निकाला, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई, एक्सपीरियंस शेयर किए, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पंकज जी, नमस्कार, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बहुत सी बातें समझी रितेश जी से, और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या किसी बड़ी हस्ती के साथ में इस तरह की बात करते हुए आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.